हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज से हम एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, संकल्प बैच। इस बैच में हम क्लास 12th और क्लास 11th की पूरी भौतिकी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स यानी भौतिकी के यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं। और पूरा आपके लिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और डिजिटल बोर्ड की पीडीएफ के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो क्या होता है विद्युत आवेश और क्षेत्र, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सी परिभाषा समझ लेते हैं। स्थिर वैद्युतिकीय क्या होता है? तो स्थिर वैद्युतिकीय में हम स्थिर आवेश और उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है। लिखा है कि विद्युत आवेश, हेडिंग बनी हुई है विद्युत आवेश। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा विद्युत आवेश किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो विद्युत आवेश क्या है? तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय या विद्युतमय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण लिखा है कांच की छड़ एवं रेशम का कपड़ा। कांच की छड़ और रेशम को कपड़े को जब आपस में रगड़ते हैं तो अन्य छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक नोट लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। ऑब्जेक्ट में पूछ सकते हैं विद्युत आवेश किसे कहते हैं एक शब्द में, तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। इसके बाद आगे लिखा है यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह ऋणावेशित होगी। यानी जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी उस वस्तु पर कौन सा चार्ज आएगा, ऋणावेश। और यदि वस्तुओं को रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों की उस वस्तु पर कमी हो जाती है तो उस वस्तु पर क्या आ जाता है, धनावेशित आ जाता है। आगे लिखा हुआ है आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार, तो आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश होगा उसे धनावेश बोलेंगे और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण जो आवेश होगा उसे ऋणावेश बोलेंगे। अब आगे फिर एक नोट लिखा हुआ है समान आवेश। धनावेश एवं धनावेश या ऋणावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश, धनावेश एवं ऋणावेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, ऑब्जेक्ट में कई बार पूछा गया है। तो लिखा हुआ है एमकेएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम। अब इसकी विमा, तो विमा होती है इसकी ए टी। इसमें एम और एल नहीं है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं M0L0TA या फिर AT भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर शॉर्ट में इसकी परिभाषा के अनुसार एक सूत्र लिखा हुआ है। तो I बराबर होता है Q/T या Q बराबर क्या हो जाएगा I/T या Q बराबर हिंदी में लिखें तो एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या बोला जाता है, कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा विद्युत आवेश संरक्षण का नियम लिखिए। तो क्या है विद्युत आवेश संरक्षण का नियम? तो लिखा हुआ है इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। ये आवेश संरक्षण का नियम है। मूल आवेश क्या होता है, लास्ट ईयर ही पूछा गया है एक नंबर में। मूल आवेश, तो किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर होता है ±1.6 10 की पावर -19 कूलाम। सी यानी यहाँ पर क्या है, कूलाम है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता का सिद्धांत। तो आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता का सिद्धांत क्या है? तो आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी आवेश को छोटे छोटे रूपों में नहीं बांटा जा सकता। किसी आवेशित कण पर आवेश ±E ±2E ±3E डैश 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 इसी प्रकार से अनंत तक जा सकता है।
हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता, यानी इसको 1/2 ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक। यह पूर्ण संख्या के रूप में होता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कूलाम का नियम। चैप्टर का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूलाम का नियम क्या है, इसका व्यंजक निगमित कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हेडिंग बनाएंगे कूलाम का नियम और लिखेंगे इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, अब यह विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको हम इक्वेशन के रूप में भी आगे समझते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, इनको स्मॉल r दूरी पर रखा गया है। यहाँ पर लिखा है माना कि Q1 व Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तब इनके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल क्या हो जाएगा, तो F बराबर F समानुपाती Q1 Q2। तो परिभाषा में सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन किया गया है। ये Q1 Q2 क्या है, आवेश हैं, तो इन आवेशों के बीच जो बल लग रहा है F इन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है और इनकी बीच की जो दूरी है R उसके वर्ग के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने संयुक्त रूप से लिखा तो F बराबर हो गया, F समानुपाती क्या हो गया, Q1 इंटू Q2 बटे में R²। अब यहाँ से ये समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, तो नियतांक के रूप में यहाँ पर आएगा K, तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे में R²। अब नीचे लिखा है वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात, यानी इस एक्सपेरिमेंट को वायु या निर्वात में करेंगे तो K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या, ये है, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, ठीक। यह क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। तो K की जगह पर हम इसको पुट कर देंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R²। अब पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान, तो K का मान आएगा 9.0 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे या फिर इसका मान समझ सकते हैं क्योंकि ये K के बराबर ही है। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा F बराबर 9 गुणा 10⁻9 Q1 इंटू Q2 बटे R²। अब नीचे लिखा है यदि दोनों बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम जैसे कागज, मोम, कांच में स्थित है, यानी वायु और निर्वात को छोड़कर यदि इन माध्यमों में यह एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसमें के आता है साथ में, Q1 इंटू Q2 बटे में R², जहाँ के क्या है, परावैद्युत माध्यम है। अब समीकरण 3 और 4 को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समीकरण 3 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, F बटा एफ एम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R² और पूरे के बटे में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटा R²। अब इसको हम इससे क्रॉस कर देंगे और यहाँ इसको क्रॉस कर देंगे, ये 1/, जो के था ये पलट के कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा F/Fm इक्वल में के, या F बराबर के इंटू एफ एम। तो यहाँ से एक नोट निकल के आता है कि वायु या निर्वात को छोड़कर किसी अन्य माध्यम में जो हमारा F है वो कितना हो जाता है, तो K गुना बढ़ जाता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर एक नोट करके लिख लेंगे, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक तथा विमीय सूत्र, ये हमें कूलाम के नियम में नहीं लिखना है, अलग से नोट करके लिखेंगे इसे हम, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आ सकता है। तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कितना होता है, तो 8.85 गुणा 10⁻12, और एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र पूछा जाए तो कितना होता है, m-1 L⁻³ T4a², ये इसका क्या है, विमीय सूत्र है। अब यहाँ पर कुछ नोट लिखे हुए हैं, तो नोट नंबर 1 लिखा है कि माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर विद्युत बल कम होने लगता है। सेकंड नोट है विद्युत बल की प्रकृति आकर्षण या प्रतिकर्षण कुछ भी हो सकती है दोनों में से। तीसरा नोट है यदि दोनों आवेशित
कणों को परस्पर स्पर्श कराकर हटा लिया जाए तो दोनों पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। अतः Q1 बराबर Q2, इसको ऐसे लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 बटा 2, यानी इसका एवरेज निकाल देंगे। ठीक, इसके बाद अगला नोट है, लिखा है कि यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कोई धातु हो तो K का मान अनंत होगा, तो उनके बीच आरोपित बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि अगला नोट है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर में एप्सिलॉन नॉट K के स्थान पर एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, जहां एप्सिलॉन परावैद्युत की क्या है, विद्युतशीलता है। इस प्रकार K बराबर E बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जो विशेषता है उनको लिखना है। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र क्या है, तो यहाँ पर परिभाषा लिखी है, किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेशों को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिघर्षण बल कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव है उसे क्या कहा जाएगा, विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। कैसे लिख सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यदि हमने कोई प्लस क्यू आवेश ले लिया इसके चारों ओर क्या होगा, एक क्षेत्र होगा, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या प्रभाव है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक और ये इसकी अलग भाषा में परिभाषा लिखी हुई है। एक नोट है, विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर लिखा है विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, किस प्रकार बनाई जाती हैं, तो लिखा हुआ है विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का अविरल यानी लगातार प्रदर्शन करती हैं। विद्युत बल रेखा हमेशा पॉजिटिव से बाहर की ओर, धनात्मक से बाहर की ओर निकलती हैं और ऋणावेश के अंदर प्रवेश करती हैं। ये तीर अंदर की ओर लगेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों को मिलाकर चित्र बनाया गया है, प्लस से कहाँ जा रही हैं, माइनस की ओर जा रही हैं। तो धनावेश की विद्युत बल रेखाएं, ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं, और यहाँ पर दोनों को मिलाकर बनाया गया है धनावेश और ऋणावेश की विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं उनको समझते हैं। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण या विशेषताएं, तो पहला है विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाते हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, अगर ये काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात विद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं होंगी, जो असंभव है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों, तो उसका कारण यही हो जाएगा। अगला गुण देखते हैं, लिखा है कि विद्युत बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल विद्युत क्षेत्र को तथा विद्युत बल रेखाओं का दूर दूर होना दुर्बल बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। यानी विद्युत बल रेखाएं जितनी पास होंगी उसका विद्युत क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा, और यदि विद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं तो उसका विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें और इस वीडियो में कमेंट कर दें, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो मैं आपके लिए आगे इसी प्रकार के और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।